स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम क्लास 11th का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि पॉलिटिकल साइंस को भी शुरू किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखकर हमने पॉलिटिकल साइंस को आज से शुरू किया है। इसको बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ की, इसको स्टार्ट करने के पहले आप लोग जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉलिटिकल साइंस जो क्लास 11th में है, उसका दो बुक हमें पढ़ना है। तो एक बुक है जिसमें हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय हम लोग प्राप्त करेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, और तब हम राजनीतिक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन का हम लोग क्या करेंगे कि बृहद अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हमारा जो ये अध्याय 1 है, चैप्टर 1 है, ये देख रहे हैं आप, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। अब इसमें कहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसको देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। देखिए यहाँ लिख रहा है कि लीजिए एक और किताब याद कीजिए, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है। यानी हम मनुष्य हैं, हम मानव हैं, हमसे जुड़ी हुई जो बातें हैं उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। अब आगे एक और हाइलाइट्स दे रहा है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए, यह कक्षा कुछ अलग होगी। ज़रा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर दिए गए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। अब आप इस पेज को पलटेंगे, आगे जब बढ़ेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, तो राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो इसके अगर आप पेज नंबर 8 पर जाएंगे तो वहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ होगा, और उस बॉक्स में सुकरात के बारे में चर्चा किया होगा। तो हम लोग सीधे चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सीधे हम लोग उस पेज नंबर 8 में जो बॉक्स है उसमें सुकरात के विषय में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये जैसे कहेगा वैसे ही हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पेज नंबर 8, ये हो गया आपका 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां पेज आ गया। इसमें इसका कहना है कि बॉक्स में पेज नंबर 8 में ये बॉक्स में कह रहा है कि सुकरात के बारे में कुछ लिखा हुआ। तो ये जो आप देखिए, इसको चेक करके यहाँ पर कहीं बॉक्स आपको दिख रहा है। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ पर हाँ, यही आपका यही बॉक्स है। और इसी बॉक्स में आपको सुकरात के बारे में जो लिखा हुआ है उसको हमें पढ़ना है। अब आप पूछेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर से इसको पढ़ते, लेकिन इतना 8वां पेज पर हम क्यों गए? तो इसलिए गए क्योंकि ये जो सुकरात है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही आपको महान व्यक्ति है। दुनिया के महान फिलोसफर्स में ये गिने जाते हैं।
एक द ग्रेट फिलॉसफर आप इनको बोल सकते हैं, महान दार्शनिक थे ये। और इनके जो विचार है वह आज के वर्तमान समय में भी यदि देखा जाए तो पूरी तरह से इनके विचार आपको प्रासंगिक लगता है। तो यहाँ देखिए कि प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति माना जाता था। देखिए ये पहला तो किस देश के रहने वाले थे ये, तो ये यूनान के रहने वाले थे। और यूनान में एक बहुत ही प्रसिद्ध है आपका नगर है जिसका नाम है एथेंस। और यदि देखा जाए तो ये जो एथेंस नगर है यूनान का, यहाँ पर सबसे विवेकशील व्यक्ति के रूप में, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आपको सुकरात को माना जाता है। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। ये किस बात को चुनौती देते थे सुकरात? तो समाज, और समाज जब होगा तो समाज में एक धर्म भी होगा और उस समाज में एक राजनीतिक जीवन भी होगा, एक पॉलिटिकल लाइफ भी होगा। तो समाज और किसी भी समाज में जो धर्म है और किसी समाज में जो राजनीतिक स्थिति है, इसके बारे में जो भी मान्यता प्रचलित थी, उन सारी मान्यताओं को कटघरा में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए ये प्रसिद्ध थे। वो चैलेंज करते थे, समाज को चैलेंज करते थे, समाज में जो धर्म है उसको चैलेंज करते थे। और फिर ये समाज, धर्म और राजनीति तीनों के बीच जो एक संबंध है, इस संबंध को चुनौती देते थे, उनकी कमियां ढूंढते थे। और इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, मौत की सजा दे दिया गया सुकरात को। अब यहाँ पर सुकरात के शिष्य एक थे जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने क्या किया, ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। सुकरात के बाद एक दूसरा दार्शनिक हो रहे हैं जिनका नाम है प्लेटो। ये सुकरात का एक शिष्य है और इनके एक शिष्य का नाम क्या है? प्लेटो। और प्लेटो क्या कर रहा है कि जब इनको मृत्यु दंड दे दिया गया सुकरात को, तो प्लेटो ने क्या किया? प्लेटो चूंकि उनका स्टूडेंट था, उनका शिष्य था, तो प्लेटो ने उनके जीवन के बारे में, सुकरात का जीवन कैसा था और उनके विचार कैसा था, उसके बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखा है। उस पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, या बड़े बड़े आपको जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के आपको क्वेश्चन होते हैं, आईएएस लेवल को क्वेश्चन होते हैं, वहाँ भी पूछ देता है कि पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट होता है उसमें, कि द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी। प्लेटो कौन था? तो सुकरात के शिष्य थे। तो ये जो बुक लिखा प्लेटो ने, द रिपब्लिक, इसमें सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा, एक कैरेक्टर जो है उसको गढ़ा, अपने से सुकरात के चरित्र को गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। और सुकरात का जो कैरेक्टर गढ़ा द रिपब्लिक में प्लेटो ने, उसी के माध्यम से इस सवाल का जांच पड़ताल किया कि आखिर न्याय क्या है, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद
से प्रारंभ होती है। ये जो रिपब्लिक जो पुस्तक प्लेटो ने लिखा, द रिपब्लिक, इसमें दो चरित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक कैरेक्टर, एक पात्र, चरित्र नहीं, हम चरित्र भी कह सकते हैं और पात्र भी कह सकते हैं। जैसे नाटक आप लोग खेलते हैं, ड्रामा वगैरह पहले होता था, तो उसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो जो भी लोग उसमें भाग लेते थे उनको क्या कहा जाता था? पात्र कहा जाता था। तो उसी तरह से ये द रिपब्लिक जो पुस्तक है प्लेटो के द्वारा लिखा हुआ, इसमें एक पात्र आपका सुकरात है और एक पात्र जो है सेफलस है, और दोनों के बीच जो है संवाद हो रहा है, बातचीत हो रहा है। यानी सेफलस जो बोल रहा है उसका जवाब सुकरात दे रहे हैं और फिर सुकरात का जवाब सेफलस दे रहा है। तो ये संवाद में यह पुस्तक है। इसमें क्या लिखा इन्होंने? इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है। सेफलस है और उनके जो मित्र है ये क्या समझने लगते हैं इस संवाद से? कि ये जो न्याय की उनकी दृष्टि है अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है। न्याय के बारे में सुकरात का जो विचार है ये आपको अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है, और भी बातें इसमें होनी चाहिए कि आखिर जस्टिस क्या है, न्याय क्या है, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी जितने विचार है न्याय के बारे में वह अपर्याप्त है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। सुकरात का जो तरीका था, किसी भी विषय पर सोचने का जो सुकरात का तरीका था, उस तरीका में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था? सबसे महत्वपूर्ण बात था कि किसी दृष्टिकोण में, यानी कोई भी विचार है उनका, तो उसमें एक सीमा तय करते थे कि आखिर ये जो विचार है इसकी सीमा कहाँ तक है, और उस के बाद उस विचार में जो असंगति है, असंगति का अर्थ हो गया कि उसमें जो दोष है, उस विचार में जो आखिर गलतियाँ क्या है अगर किसी विचार में, तो उसको उजागर करने के लिए वह हमेशा तर्क का प्रयोग करते थे। तर्क बुद्धि, लॉजिक का सहारा लेते थे सुकरात। उसके विपक्षी जो थे आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं। अब उनके जो विपक्ष वाले लोग थे उनका मानना था कि ये जो सुकरात का जो तर्क बुद्धि के साथ किसी विषय को देखने का जो विचार है, ये विचार जो है के सहारे जो वो जीते थे, ये विचार चलने वाला नहीं है, यानी इसका पालन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आप एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि इसका अगर हम लोग देखें तो सुकरात आ गया। इसको हम लोग याद करते थे एक फॉर्मूला से कि सुप 80, आप शॉर्ट में आप इसको याद रखिएगा। ये बड़ा सुप 80 को हम किस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, तो सुप 80 में सु से सुकरात हो गया। सुकरात के किसके गुरु थे? तब प से आपको प्लेटो हो गया। और प्लेटो किसके गुरु थे? तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। देखिए एक तरफ से ये सब दार्शनिक सब आ रहा, फिलोसफर आ रहा। अरस्तु किसके गुरु थे? तो सिकंदर, महान सिकंदर के गुरु थे। तो इस तरह से आपको याद करने के लिए आप कोड वर्ड में आप सुप 80 याद रख सकते हैं, और सु से आपको सुकरात, प से प्लेटो, अ से अरस्तु और सी से सिकंदर। तो सुकरात प्लेटो के गुरु थे, प्लेटो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। और यही सिकंदर है जो मौर्य साम्राज्य के पहले
जो नंद वंश का शासन था उस समय यह भारत पर आक्रमण करता है और सिकंदर आक्रमण करने की तैयारी करता है। वह आक्रमण नहीं कर पाता है। इसका जो सेनापति है सेल्यूकस बाद में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है। तो उस सिकंदर की बात हो रही है। तो ये देखिए सुप-80 आप शॉर्ट में आप याद रखिएगा। और उसमें सुकरात जो है द ग्रेट थिंकर थे, द ग्रेट फिलोसफर थे, महान दार्शनिक थे। और किसी भी विचार जो उनके मन में आती थी उसको तर्क बुद्धि का प्रयोग करके और तब उसमें ये तय करते थे कि आखिर ये जो विचार है इसकी सीमा क्या है और इसमें गलती क्या है। इतना सारा चीज़ सोचते थे। और चूँकि इनको जो एथेंस का शासक था वो मृत्यु दंड दे दिया था, क्योंकि अच्छे लोगों को ऐसे भी कहीं कोई जीने देता नहीं है। आप लोग भी पढ़ते हैं विद्यालय में तो आप लोगों को भी लगता होगा कि अच्छे लोगों को परेशान किया जाता है। तो विशेष इसमें नहीं कहना। अब देखिए इसको हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। आगे का देखिए। एक एक लाइन को हम लोग इस तरह से ये करेंगे कि अगर ढंग से आप क्लास को देख लिए तो पूरा तरह से आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब देखिए सुकरात के विषय में हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। यानी और किसी के अगर विचार है तो उस विचार में क्या दोष है, उस विचार में क्या कमियां हैं, असंगति का मतलब क्या कमियां हैं, उसको दिखाने का प्रयास किया है सुकरात ने। तो इस तरह से इतने महान ये दार्शनिक थे। उसके बाद का हम पार्ट्स देखते हैं। यहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है कि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। देखिए एक मनुष्य के साथ क्या समस्या है ये आप देख लीजिए। हम भी मनुष्य हैं, आप लोग भी मनुष्य हैं। ये मनुष्य के बारे में एक अरबी भाषा में कहावत है। पानी नहीं देखा। अरबी भाषा में एक कहावत है मनुष्य के बारे में। अरबी भाषा में क्या कहावत है कि परमात्मा जब मनुष्य को इस धरती पर पैदा करता है तो उसके कानों में फुसफुसा देता है। यानी कान में धीरे से फुसफुसा कर उस मनुष्य को जन्म के समय ही बोल देता है कि तुझ जैसा सुंदर, तुझ जैसा विद्वान और तुझ जैसा अद्वितीय हमने आज तक कभी नहीं बनाया। तो अरबी भाषा में एक कहावत है। क्या कहावत है मनुष्य के बारे में कि परमात्मा जब मनुष्य को इस धरती पर भेजता है तो धीरे से उसके कानों में फुसफुसा देता है कि जाओ, तुझ जैसा सुंदर, तुझ जैसा विद्वान और तुझ जैसा अद्वितीय आज तक मैंने नहीं बनाया इस धरती पर, और आगे भी बनाने की हमारी कोई जो है संभावना भी नहीं है। और इसलिए हर व्यक्ति अपने से ज़्यादा सुंदर, अपने से ज़्यादा होशियार, अपने से ज़्यादा काबिल दूसरे को नहीं समझता। ये एक ह्यूमन नेचर है, मानव की समस्या है। और इसी कारण से ये अद्वितीय है, क्योंकि ये हर मानव मानता है कि भाई हम अद्वितीय है, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। इसमें सुकरात साहब ने दो मामला बताया है, लेकिन यहाँ तो आपको अरबी भाषा का जो कहावत है उसमें पूरे मानव जीवन के ही, मानव स्वभाव के बारे में ही चर्चा की गई है। तो मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। एक मामला है कि उसके पास विवेक होता है। हर मनुष्य के पास विवेक होता है। आप समझिए कि आप अगर कोई गलती करने जाते हैं तो गलत और सही का ज्ञान आपको होता है कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम गलत है और ये काम सही है।
इतना विवेक तो हर मनुष्य के पास होता ही है। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है, उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है, और उसमें ये एलिजिबिलिटी होता है, मनुष्य में योग्यता होता है कि जो भी उसके पास विवेक होता है उसको उसके सहारे उस विवेक का उपयोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कर सकता है, यानी अपनी गतिविधियों में उसको व्यक्त करने की योग्यता होती है। यानी आपके पास विवेक है, हमारे पास विवेक है तो हम पढ़ा रहे हैं। तो उसी तरह से किसी के पास अगर गाड़ी चलाने का विवेक है तो वो क्या करेगा, उसको गतिविधि में ले आएगा, गाड़ी चलाएगा। तो इस बात को ही वो कह रहा, उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। भाषा का भी प्रयोग करता है मनुष्य और एक दूसरे से संवाद करने की भी क्षमता होती है मनुष्य में। अन्य प्राणियों से इतर, अब दूसरे जीवों को अगर देखा जाए तो उससे अलग मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं यानी अंदर का जो इमोशन है और जो आकांक्षाओं और जो अंदर की इच्छा है उसको व्यक्त कर सकता है मनुष्य। जबकि दूसरे जो जीव है वो उसके अंदर जो भावनाएं हैं या उसके अंदर जो इच्छा है उसको वो व्यक्त नहीं कर सकता है दूसरे से, क्योंकि वो भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है दूसरा जीव। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा कर सकता है। मनुष्य में देखिए एक चीज़ और है कि जिसे वह अच्छा और वांछनीय मानता है, अपने ज़रूरत की बात मानता है, तो अपने उन विचारों का साझा कर सकता है, दूसरे को भी बता सकता है वो, और उन पर चर्चा कर सकता है मनुष्य। अब राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। अब मानव जो अपने भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने की जो योग्यता रखता है, तो इसी जुड़वा भावनाओं में राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें आपको इसमें छिपी होती है। यानी हमारे अंदर की भावना और हमारी इच्छा, इसी बात पर राजनीतिक सिद्धांत जुड़ी होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन का विश्लेषण करता है। जैसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं मनुष्य के मन में, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, आपके दिमाग में आएगा। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आएगा आपके मन में, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। और क्वेश्चन क्या आएगा आपके मन में, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, कौन सा रूप सरकार का सबसे यानी सर्वश्रेष्ठ यानी द बेस्ट है। क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, क्या हमारे आज़ादी को एक लिमिट में लाता है कानून। राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है। जो राज सत्ता है यानी सिंहासन पर जो राजा बैठा हुआ है, तो उस राज सत्ता की अपने जो नागरिक है उसके प्रति उसकी क्या देनदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जवाबदेही है। नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। अब मान लीजिए एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या जिम्मेवारी है, क्या देनदारी है। ये सारी बातें हमारे अंतर मन में, मानव के अंतर मन में उठते रहता है। आगे देखिए, राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है। अब ऐसे प्रश्न जो मनुष्य के मन में आ रहा है, अंतर मन में जो आ रहा है कि समाज की ज़रूरत क्यों है, समाज को किस तरह से संगठित होना चाहिए, कानून की आवश्यकता क्यों है, क्या कानून हमारे आज़ादी को सीमित करता है। तरह तरह के प्रश्न नागरिकों के प्रति राज सत्ता की देनदारी क्या है, एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति देनदारी क्या है, ये सभी प्रश्न मनुष्य के मन में आते रहता है। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वह क्या करता है, ये मनुष्य के इस तरह के सवालों का पड़ताल करता है और उसको राहत प्रदान करने का प्रयास करता है पॉलिटिकल थ्योरी, और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले
स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। अब ये देखिए, राजनीतिक जीवन जो है उसको अनुप्राणित करने वाले जो मूल्य है वो 3 मूल्य दिया है। एक है स्वतंत्रता, राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले 3 जो मूल्य है वो क्या है? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। ये 3 जो है राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्य हैं। क्योंकि आप सोचिएगा कि हमें स्वतंत्रता मिले, हमें आज़ादी मिले, दूसरों को नहीं मिले, तो फिर ये आप एक सही राजनीतिक जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। एक अच्छा पॉलिटिकल लाइफ, क्योंकि हम भी आज़ाद रहे, दूसरे भी आज़ाद रहे, तो इस तरह की आज़ादी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज़ादी का मतलब तूफान हो जाए। जो हमारे अंतर मन में जो भी भावना है, जो इच्छा है, उसको हमें जैसे मन करे वैसे हम करें। तो इससे क्या होगा? दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। और आप अगर अपने से किसी कमज़ोर के स्वतंत्रता को, उसके आज़ादी को बाधित करते हैं, तो आपसे जो मजबूत होगा वो आपकी आज़ादी को बाधित कर देगा, आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर देगा। तो जो पॉलिटिकल लाइफ होता है, जो राजनीतिक जीवन होता है, उसमें ये स्वतंत्रता जो मूल्य है, इसको इस प्रकार से इसको स्थापित किया जाता है राजनीतिक जीवन में कि हर मानव, हर मनुष्य की स्वतंत्रता जो है वह सुरक्षित रहे। उसके बाद समानता। अब ये जो कानून है उसके समक्ष सबको बराबर होना चाहिए, समान रूप से जो व्यवस्था है वो हमें देखें। ऐसे नहीं कि कोई गरीब है या कोई कमज़ोर है तो उसको दूसरे नज़रिया से देखे। तो ये समानता भी एक मूल्य हो गया राजनीतिक जीवन का। और एक हो गया न्याय, जस्टिस। अगर राजा भी गलत करता है किसी फकीर के साथ, तो फिर राजा को दंडित होने की व्यवस्था होनी चाहिए। तभी हम मान सकते हैं कि एक स्वच्छ राजनीतिक जीवन हम जी रहे हैं या स्वच्छ राजनीतिक माहौल में जी रहे हैं। और चूँकि न्याय है, आज के समय में आप देखेंगे कि जातिवाद, कास्टिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए हम किसी जाति से है और हम जाति के नाम पर अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, और आप कल्पना कीजिए कि आप ही के जाति के किसी ताकतवर व्यक्ति के साथ आपका विवाद हो जाए, तो क्या आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप ही के जाति के जो मजबूत लोग होंगे आपको दबा देंगे। तो इसलिए न्याय जो है वो बिल्कुल हमारा सेफ होना चाहिए, बिल्कुल आपको साफ सुथरा होना चाहिए कि एक कमज़ोर व्यक्ति भी यदि सही है तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले मूल्य हैं। तो ऐसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है राजनीतिक सिद्धांत। यह इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। और यह क्या करता है राजनीतिक सिद्धांत? इनसे जुड़ी हुई जो भी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, उसके अर्थ और उसके महत्व, उसका क्या महत्व है आपको मानव के लिए, मनुष्य के लिए, और उसके अर्थ क्या है, उन सब की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। अब इसके लिए क्या करता है कि अतीत में, यानी बहुत पहले, और वर्तमान समय में अभी के कुछ जो राजनीतिक चिंतक हुए हैं, तो अतीत के कौन हो गए? सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए। ये लोग क्या है, आपको अतीत के हम राजनीतिक चिंतक इन्हें मान सकते हैं। और उसके बाद प्रमुख वर्तमान आज के समय में भी हमारे पॉलिटिकल थिंकर लोग हैं, राजनीतिक चिंतक है। तो इन दोनों को केंद्र में रख करके, यानी उनके विचारों को सामने रख करके, अपने दिमाग में रख करके, और तब ये जो अवधारणा है इसकी मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है ये राजनीतिक सिद्धांत। यह विद्यालय,
दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है। ये राजनीतिक सिद्धांत और क्या करता है कि विद्यालय, उसके बाद दुकान, उसके बाद आपको बस, उसके बाद ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन, डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, ये सब क्या है। हम डेली दुकान जाते हैं, डेली विद्यालय जाते हैं, डेली बस की ज़रूरत होती है, डेली ट्रेन में सवारी करते हैं और डेली हमें ऑफिस जाना पड़ता है, यानी मानव को जाना पड़ता है। तो ये दैनिक जीवन से जुड़ी जो संस्था है उसमें स्वतंत्रता और समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है राजनीतिक सिद्धांत, कि भाई इसमें समानता है कि नहीं, यानी गरीब अमीर दोनों को समान रूप से इन संस्थाओं में देखा जाता है कि नहीं, और इन सभी जगह सभी मनुष्यों को समान रूप से स्वतंत्रता है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों का राजनीतिक सिद्धांत व्याख्या करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान जो परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है, आज का जो परिभाषा है, और कैसे वर्तमान संस्थाओं जैसे सरकार है, नौकरशाही है, इसमें कर्मचारी लोग आ जाते हैं, और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। और उसके बाद क्या करता है, और कैसे वर्तमान संस्था जैसे सरकार और नौकरशाही, सरकार और नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब कि सरकार का नौकर नहीं इसको कहेंगे, ये जनता का नौकर है, और ये और जो नीतियां हैं जो सरकार बना रही है उसको, उसके अनुपालन को, उसको पालन करने को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने का मतलब है कि जिसको पूरे जनता का समर्थन प्राप्त हो, बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए, अगर ज़रूरत हो तो उसमें सुधार भी किया जाए। तो इस तरह से राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। अब राजनीतिक सिद्धांत का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो भी नागरिक है उसको राजनीतिक जो भी प्रश्न है राजनीति से जुड़ा हुआ, उसके बारे में तर्क संगत ढंग से वो सोचे, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ सोचे कि हाँ ये सही है या गलत है। और उसके बाद सामयिक राजनीतिक घटनाओं, समय समय पर जो राजनीतिक घटनाएं हो रही है उसको सही तरीके से आंकने का ट्रेनिंग भी देता है। ये राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य होता है ट्रेंड करना। तो इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे कि इस अध्याय में, अगले लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि राजनीति क्या है, और यहाँ से एक एक लाइन का इस तरह से हम व्याख्या करेंगे। यदि आप ठीक से इसको आप देख लिए और बार बार देख लिए तो पूरी तरह से पॉलिटिकल साइंस आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करते हैं और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जैसे ही आप लोगों के पास वीडियो जाए वैसे ही सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा भी थोड़ा हिम्मत होगा कि हम आपके लिए बहुत लंबा आगे तक इसको खींचकर चले। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर आपका यहीं हम समाप्त करते हैं।